बरसों पहले सूरजपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव की सबसे बड़ी पहचान उसके खेत नहीं बल्कि रघुवीर की मशहूर फिश करी थी। दूर दूर के गांवों से लोग कहते थे, अगर जिंदगी में असली फिश करी खानी है तो सूरजपुर के रघुवीर के हाथ की खाओ। रघुवीर भाई, आज भी 10 हांडी तैयार रखना, हमारे गांव में शादी है। चिंता मत करो भैया, जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं किसी मेहमान को बिना फिश करी के वापस नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारी करी में ऐसा क्या जादू है? जादू मसालों में नहीं, नीयत में होता है। खाना हमेशा दिल से बनाना चाहिए। उसी गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था, भानु प्रताप सिंह। उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद था। एक दिन उसके नौकर कालू ने कहा, मालिक, पूरे इलाके में रघुवीर की फिश करी सबसे मशहूर है। अच्छा, फिर उसे बुलाओ। इस बार मेरे घर की दावत में वही खाना बनाएगा। दूसरे दिन कालू रघुवीर के घर पहुंचा। जमींदार साहब ने बुलाया है। रघुवीर थोड़ा घबरा गया। मैंने कभी उनके घर खाना नहीं बनाया। आज मौका है, अगर उन्हें पसंद आ गया तो तुम्हारा नाम और ऊंचा हो जाएगा। जाइए जी, मेहनत करने वालों का भगवान साथ देता है। अगले दिन सुबह सुबह वो ताजी मछलियाँ, मसाले और अपनी बड़ी हांडी लेकर हवेली पहुंचा। सुना है तेरी फिश करी बहुत मशहूर है। जी मालिक, पूरी मेहनत से बनाता हूँ। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो इनाम मिलेगा, और अगर खराब हुआ। वह बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराया। रघुवीर समझ गया कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। रसोई में उसने बड़े ध्यान से काम शुरू किया। मछली धोई, ताजे मसाले पीसे, सरसों का तेल गरम किया। धीमी आंच पर घंटों तक करी पकती रही। पूरी हवेली खुशबू से भर गई। ऐसी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। आज मालिक बहुत खुश होंगे। लेकिन उसी रसोई के एक कोने में एक आदमी सब देख रहा था। उसका नाम था महेश। महेश पहले हवेली का रसोइया था, लेकिन रघुवीर की वजह से आज उसकी जगह किसी और को बुलाया गया था। अगर आज रघुवीर की तारीफ हो गई तो मेरा काम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। जब रघुवीर दूसरी हांडी देखने बाहर गया, महेश धीरे से मुख्य हांडी के पास पहुंचा। उसने जेब से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें एक तेज असर करने वाली जंगली कड़वी जड़ी का गाढ़ा अर्क था, जो खाने का स्वाद नहीं बिगाड़ता था, लेकिन कुछ लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर सकता था। किसी ने उसे नहीं देखा। कुछ देर बाद रघुवीर वापस आया। उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने करी परोसी। दावत शुरू हुई। भानु प्रताप ने पहला निवाला लिया। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसी फिश करी मैंने कभी नहीं खाई। कमाल, लाजवाब, ऐसा स्वाद पहली बार मिला। रघुवीर खुशी से भर गया। लेकिन करीब आधे घंटे बाद भानु प्रताप का चेहरा अचानक पीला पड़ने लगा। मेरा पेट। वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई। वैद्य को बुलाया गया। सब घबरा गए। रघुवीर भी दौड़ कर आया। मालिक, क्या हुआ? यही है गुनाहगार। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? झूठ? मालिक की हालत देख लो। तूने मुझे मारने की कोशिश की? नहीं मालिक, मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं मिलाया। चुप, मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। आज से पूरे इलाके में कोई भी रघुवीर से मछली नहीं खरीदेगा। इसकी दुकान बंद कर दो, इसकी सारी हानियां तोड़ दो, और इसे ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी किसी बड़े आदमी की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। नौकरों ने तुरंत उसकी दुकान तोड़ना शुरू कर दिया। हानियां फोड़ दी गईं, मसाले मिट्टी में फेंक दिए गए, लकड़ियां तोड़ दी गईं। रघुवीर बेबस होकर सब देखता रहा। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी। चौपाल पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सुना है, रघुवीर ने जमींदार को जहर दे दिया। अरे, मैंने तो हमेशा उसे ईमानदार देखा है, मुझे यकीन नहीं होता।
जमींदार झूठ क्यों बोलेगा? सिर्फ किसी बड़े आदमी के कह देने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। बिना सच जाने फैसला करना सबसे बड़ा अन्याय है। भानु प्रताप अब पहले से थोड़ा ठीक था, लेकिन गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने अपने नौकरों को बुलाया। मैं चाहता हूं कि रघुवीर इस गांव में दोबारा कभी सिर उठाकर ना चल सके। जिसने मुझे मारने की कोशिश की, उसे जीने का कोई हक नहीं। मालिक, अगर कहीं वो सचमुच बेगुनाह हुआ तो? चुप! मैंने अपनी आंखों से उसकी बनाई करी खाई और उसी के बाद बीमार पड़ा। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? रघुवीर अपनी टूटी हुई दुकान के सामने चुपचाप खड़ा था। टूटी हुई हांडियां, बिखरे हुए मसाले और मिट्टी में गिरी मछलियां देखकर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आप सुबह से कुछ बोले ही नहीं। इतने सालों की मेहनत एक ही दिन में सब खत्म हो गया। लेकिन मैं जानती हूँ, आपने कोई गलती नहीं की। जिसने भी ये साजिश रची है, एक दिन सच जरूर सामने आएगा। गौरी, मुझे सबसे ज्यादा दर्द दुकान टूटने का नहीं है। दर्द इस बात का है कि जिन लोगों ने सालों तक मेरे हाथ का खाना खाया, वही लोग आज मुझे जहर देने वाला कह रहे हैं। इंसान की इज्जत टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। बाबा, क्या अब हम फिर कभी फिश करी नहीं बनाएंगे? बनाएंगे बेटा, जरूर बनाएंगे, लेकिन पहले हमें अपना नाम साफ करना होगा। रात को महेश अपने दोस्त जग्गू से मिलने गया। काम हो गया? इतना बढ़िया काम हुआ है कि अब पूरा गांव रघुवीर से नफरत करता है। लेकिन अगर किसी को सच पता चल गया तो? कोई सच तक पहुंचेगा ही नहीं। मैंने जो जड़ी करी में मिलाई थी, उसका पता किसी को नहीं चलेगा। अब जमींदार खुद रघुवीर का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उन्हें पता नहीं था कि पेड़ के पीछे एक छोटा लड़का उनकी बातें सुन रहा था। वो था मुन्ना, लेकिन उसने पूरी बात साफ साफ नहीं सुनी। उसे बस इतना सुनाई दिया, करी में मिलाई थी। घर पर मुन्ना हांफते हुए अंदर आया। क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने महेश चाचा को कहते सुना कि उन्होंने करी में कुछ मिलाया था। क्या तुमने ठीक से सुना? नहीं बाबा, पूरी बात नहीं सुन पाया। इसका मतलब मेरा शक सही था। जमींदार का नया आदेश। सुबह सुबह ढोल बजाया गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सुन लो सब लोग, आज से जो भी रघुवीर से कोई सामान खरीदेगा या उसकी मदद करेगा, उस पर 100 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगेगा। मालिक, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे किसी पर दया नहीं आती जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया हो। भूख के दिन 3 दिन बीत गए। घर में अनाज खत्म हो गया। गौरी ने आखिरी मुट्ठी चावल पकाए। मुन्ना ने आधी थाली अपने पिता की ओर बढ़ा दी। बाबा, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। बेटा, पिता कभी अपने बच्चे का हिस्सा नहीं खाता। गौरी के आंखों में आंसू आ गए। उसी रात रघुवीर का बचपन का दोस्त श्याम चुपके से आया। उसके हाथ में अनाज की बोरी थी। भाई, ये ले लो। नहीं, जमींदार को पता चल गया तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। दोस्ती डर से बड़ी होती है। अगर आज मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं, तो मुझे खुद पे शर्म आएगी। हवेली में नया मोड़। उधर हवेली में वैद्य फिर आया। मालिक, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? अगर खाने में जहर होता तो उसे खाने वाले सभी लोग बीमार पड़ते, लेकिन बीमार सिर्फ आप हुए, बाकी सभी बिल्कुल ठीक है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। महेश का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। वैद्य जी, हो सकता है मालिक की थाली में ज्यादा जहर मिला हो। वैद्य ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। उस रात पहली बार भानु प्रताप को नींद नहीं आई। उसके मन में वैद्य की बात बार बार गूंज रही थी। अगर जहर होता तो बाकी लोग क्यों नहीं बीमार पड़े? उधर महेश अपने कमरे में बेचैन टहल रहा था। अगर जमींदार को शक हो गया तो मेरी सारी चाल खुल जाएगी। अब मुझे
एक और साजिश रचनी पड़ेगी। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन रघुवीर के घर का चूल्हा अब भी ठंडा पड़ा था। गौरी मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी खाली बर्तन को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने बेटे मुन्ना के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। माँ, आज भी खाना नहीं बनेगा क्या? बनेगा बेटा, भगवान किसी को हमेशा दुख नहीं देता, थोड़ा सब्र करो। उसी समय रघुवीर बाहर से अंदर आया। उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। गौरी समझ गई कि आज भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। क्या हुआ, किसी ने काम नहीं दिया? मैं पूरे गांव में घूमता रहा, हर घर गया, हर दरवाजे पर हाथ जोड़कर कहा कि मुझे बस एक बार खाना बनाने का मौका दे दो, लेकिन सबने एक ही बात कही, जमींदार का आदेश है, हम तुम्हें काम नहीं दे सकते। मैंने पूरी जिंदगी लोगों का पेट भरा, लेकिन आज मेरे अपने घर में भूख बैठी है। लगता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन सच कभी हारता नहीं। मुझे भरोसा है कि एक दिन सबको पता चलेगा कि आपने कुछ नहीं किया। उधर हवेली में महेश सुबह सुबह भानु प्रताप के कमरे में पहुंचा। मालिक, एक खबर मिली है। क्या खबर? रघुवीर गांव वालों से कह रहा है कि एक दिन वो आपसे बदला लेगा। क्या कहा उसने? मैंने अपने कानों से सुना है मालिक। वो कह रहा था कि जमींदार ने मेरी इज्जत छीनी है, अब मैं उसकी इज्जत छीनूंगा। भानु प्रताप ने तुरंत 4 नौकरों को बुलाया। जाओ, रघुवीर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ देर बाद चारों नौकर रघुवीर के घर पहुंचे। चलो, तुम्हें मालिक बुला रहे हैं। मैंने क्या किया? वहां जाकर पूछ लेना। उन्हें मत ले जाओ, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन नौकर किसी की सुनने वाले नहीं थे। पूरा गांव इकट्ठा था। रघुवीर को सबके सामने खड़ा कर दिया गया। भानु प्रताप धीरे धीरे उसके सामने आया। सुना है तू मुझसे बदला लेना चाहता है। किसने कहा? महेश ने। रघुवीर ने गहरी सांस ली और पूरे गांव की ओर देखकर बोला, गांव वालों, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम में से किसी ने मुझे कभी किसी से लड़ते देखा है? क्या किसी ने मुझे किसी का बुरा करते देखा है? मैंने हमेशा मेहनत की, ईमानदारी से खाना बनाया, लोगों का सम्मान किया। अगर मैं बदला लेना चाहता तो उस दिन हवेली से भाग जाता, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा क्योंकि मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा था। जो इंसान निर्दोष होता है वो भागता नहीं, सच का इंतजार करता है। मालिक, ये बहुत चालाक आदमी है। मीठी मीठी बातें करके सबको बेवकूफ बना देता है। महेश, अगर तू सच बोल रहा है तो मेरी आंखों में देखकर बोल कि मैंने करी में जहर मिलाया था। हाँ, मैंने देखा था। रघुवीर समझ गया यही असली साजिश करता है। उसी समय गांव का वैद्य वहां आ पहुंचा। मालिक, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। दोनों अंदर चले गए। वैद्य ने धीमी आवाज में कहा, मैंने आपकी बीमारी पर दोबारा विचार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह साधारण जहर नहीं था, बल्कि किसी जंगली कड़वी जड़ी का अर्क था जो सिर्फ एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो क्या रघुवीर निर्दोष हो सकता है? मैं बिना सबूत के किसी को निर्दोष नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि असली अपराधी अभी भी आपके बहुत करीब हो सकता है। भानु प्रताप गहरी रात का समय था। नहीं, अब एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। पहले वैद्य को शक हुआ, फिर उस छोटे लड़के ने लोहे के कड़े की बात कह दी, और अब जमींदार भी पहले जैसा भरोसा नहीं कर रहा। अगर जड़ी बूटी बेचने वाला बूढ़ा वैद्यराम बोल पड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, उससे पहले मुझे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह महेश चुपके से गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। वहीं जंगल के किनारे एक बूढ़ा जड़ी बूटी बेचने वाला रहता था। उसका नाम था वैद्यराम ताका। महेश ने चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, फिर धीरे धीरे झोपड़ी में घुस गया। अरे महेश, आज फिर आ गए? अब क्या चाहिए? काका,
याद है कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक कड़वी जड़ी का अर्क लिया था? हाँ, लेकिन मैंने पूछा भी था कि उसका क्या करोगे। तुमने कहा था कि खेत में जंगली जानवर भगाने के काम आएगा। हाँ, वही। अगर कोई पूछे तो यही कहना कि मैंने कभी कोई जड़ी नहीं खरीदी। क्यों? क्या बात है? ये रख लो, और जो कहा है वही करना। मैं झूठ बोलकर पैसे नहीं कमाता। अगर किसी निर्दोष को फंसाने की बात है तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। काका, सोच लो, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, सच बोलने वाला मौत से नहीं डरता, लेकिन झूठ बोलने वाला हर पल डरता है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम बहुत बड़े डर में जी रहे हो। महेश गुस्से में झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था, झाड़ियों के पीछे एक आदमी उसकी पूरी बात सुन रहा था। वो था कालू। महेश आखिर इस बूढ़े को पैसे देकर चुप क्यों कराना चाहता था? जरूर कोई बड़ी बात है। कहीं महेश ने ही सेठ जी के खाने में जहर मिलाया हो। हवेली में शाम को कालू हवेली पहुंचा। भानु प्रताप अकेले बैठे थे। कालू ने हिम्मत जुटाई। मालिक, अगर आप नाराज न हो तो एक बात कहूं? बोल। मुझे लगता है रघुवीर के मामले में हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। ऐसा क्यों कह रहे हो? कालू ने जंगल की सारी घटना बता दी। महेश का नाम सुनते ही भानु प्रताप की आंखें सिकुड़ गईं। अगर ये सच है तो मैंने एक निर्दोष आदमी पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है, लेकिन मैं बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। पहले मुझे खुद सच जानना होगा। भानु प्रताप ने अपने सबसे भरोसेमंद 2 आदमियों को बुलाया। आज से महेश पर नजर रखो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। मुझे हर बात की खबर चाहिए, लेकिन उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। जैसा आदेश मालिक। उस रात महेश काफी बेचैन था। जमींदार को शक होने लगा है। अगर अब कोई गलती हुई तो मेरी सारी साजिश उजागर हो जाएगी। अब मुझे उस जड़ी बूटी बेचने वाले आदमी को भी हमेशा के लिए चुप कराना होगा, क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। भानु प्रताप सिंह अपनी हवेली के बाहर खड़े थे। सामने महेश सिर झुकाए कांप रहा था। चारों ओर गांव के लोग इकट्ठा थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। महेश, आखिरी बार पूछ रहा हूं, उस दिन मेरी फिश करी में जंगली जड़ी किसने मिलाई थी? सच बोल, वरना तेरे झूठ की सजा और भी भारी होगी। मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। मालिक, हमने अपनी आंखों से देखा था। यह वैद्य राम को धमका रहा था। तभी वहां पर वैद्य राम भी पहुंच गया। मैं सच बोलने आया हूं। कुछ दिन पहले महेश मेरे पास आया था। उसने एक कड़वी जंगली जड़ी का गाढ़ा अर्क खरीदा था। मैंने उससे पूछा भी था कि इसका क्या काम है। उसने झूठ बोला कि खेत के लिए चाहिए। बाद में जब मुझे रघुवीर पर लगे आरोप का पता चला, तभी मुझे समझ आ गया कि उस जड़ी का इस्तेमाल गलत काम में हुआ है। मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब रघुवीर कुछ देर के लिए रसोई से बाहर गया, मैंने उसी समय करी में जंगली जड़ी का अर्क मिला दिया। मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था। मैं सिर्फ चाहता था कि आप बीमार पड़ जाएं और दोष रघुवीर पर आ जाए। फिर मैंने सबके सामने झूठ बोला कि मैंने उसे कुछ मिलाते देखा था। बाद में मैंने उसके घर में नकली शीशी भी छिपा दी, ताकि वो कभी निर्दोष साबित न हो सके। रघुवीर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और सभी माफी मांग लेते हैं।